नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की, एलपीजी संकट पर फंसी बीजेपी सरकार की। देखेंगे पीएम मोदी के संबोधन पर विपक्ष ने उठाए क्या सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष का क्या है प्लान। जानेंगे बंगाल चुनाव में टीएमसी ने क्या किया दावा, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे चाय वाले के सामने आई मुसीबत की। कपूर से अखिलेश यादव जी ने मेरी दुकान पे चाय पिया है, तब से प्रॉब्लम आ रही है। इसके पहले मेरी दुकान 35 साल से आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मानहानि केस में बढ़ी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे की मुश्किलें। मुंबई के मजगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट। डिजिटल जनगणना में हुई बड़ी चूक, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर अरुणाचल की जगह चीन के मेडोक शहर का दिखा नाम। रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी मोहंतो पांगिंग पाओ ने मैपिंग सिस्टम पर उठाए सवाल। पापा अभी भी है, जनता हम पर विश्वास बनाए रखे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत का लोगों के लिए साफ संदेश। 24 अप्रैल को विधानसभा में सीएम सम्राट चौधरी देंगे फ्लोर टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में रोड सेफ्टी पर जारी किए निर्देश। कहा खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए एक्सप्रेसवे। इन सड़कों पर भारी वाहनों की न हो पार्किंग। नीति सही लेकिन लागू करने में खामियां। बिहार में शराबबंदी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने फिर उठाए सवाल। कहा इससे गरीब सबसे ज्यादा परेशान। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव में हर पल नया मोड़ आ जाता है। शांति वार्ता की तैयारियों के बीच जंग की आहट सुनाई देने लगी, तो जंग की धमकियों के बीच अचानक खबर आती है कि दोनों ही पक्ष बातचीत को तैयार हो गए हैं, और अब एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावना बन गई है। तो कब होगी ये बातचीत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 22 अप्रैल को पश्चिम एशिया में लागू 2 हफ्तों का सीज फायर खत्म होने वाला है, जिसे लेकर पहले से ही चिंता जताई जा रही है कि क्या यह सीज फायर आगे बढ़ेगा या अमेरिका और ईरान दोबारा जंग के मैदान में मिलेंगे। जिस तरह दोनों पक्षों के बीच धमकियों का दौर जारी है, उसे देख हालात बेहद तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच इस्लामाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जिससे दोनों देशों में शांति की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मौजूद नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के 2 कार्गो प्लेन उतरे हैं। बताया जा रहा है कि 20 या 21 अप्रैल तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ भी वहां पहुंच जाएंगे। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी इस्लामाबाद पहुंचने की संभावना है। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए खुद ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि मैं भी जा सकता हूं। पाकिस्तान सरकार एक बार फिर अमेरिका और ईरान की वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, होटल खाली करवा लिए गए हैं, पूरे क्षेत्र में 10 दिन के लिए सुरक्षा के मद्देनजर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच जल्दी ही बातचीत हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जाएगा, क्योंकि ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह ने पहले से ही साफ कर दिया है, ईरान अब तक अमेरिका के साथ नई सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। दोनों पक्षों के बीच संपर्क हुआ है, लेकिन ईरान चाहता है कि आमने सामने की बातचीत से पहले एक फ्रेमवर्क समझौता तय हो। अमेरिका को हमारी अहम चिंताओं को समझना और हल करना होगा। और इधर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित करने का कोई औचित्य नहीं है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने परमाणु अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं बताते कि किस अपराध के लिए। किसी राष्ट्र को उसके अधिकारों से वंचित करने का अधिकार उन्हें किसने दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और वो केवल अमेरिका और इजराइल के हमले के खिलाफ आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में अब सबकी नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं। हालांकि इस्लामाबाद की तैयारियों से अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर बढ़ने के संकेत जरूर मिल रहे हैं। इस्लामाबाद में ही दूसरे दौर की बातचीत होगी, ये तय हो गया है, और जल्दी ही तारीख भी सामने आ जाएगी, जिसके बाद ये भी साफ हो गया है कि सीज फायर को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन पश्चिम एशिया के इस टकराव ने भारत की परेशानी को जरूर बढ़ा दिया है। खासतौर पर एलपीजी का संकट गहराता जा रहा है। गुजरात में इसे लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस गुजरात मॉडल और डबल इंजन सरकार का ढिंढोरा पीटकर बीजेपी पूरे देश में विकास के बड़े बड़े दावे करती है, आज उसी के सबसे मजबूत गढ़ में उन दावों की धज्जियां उड़ रही हैं।
सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से सामने आई तस्वीरें सिस्टम की नाकामी और संवेदनहीनता की गवाही दे रही हैं। एलपीजी संकट और बंद होती फैक्ट्रियों के कारण अपनी रोजी रोटी गंवा चुके मजदूर जब अपने घर लौटने के लिए स्टेशन पहुंचे तो प्रशासन ने उन्हें राहत देने के बजाय उन पर लाठियां बरसा दी। दरअसल गैस की किल्लत ने सूरत की मशहूर टेक्सटाइल और वीविंग इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। आलम यह है कि कंपनियों की बिल्डिंग्स पर ताले लटकने शुरू हो गए हैं। अब तक करीब 3 लाख मजदूर पलायन कर चुके हैं, जिससे उत्पादन 6.5 करोड़ मीटर से गिरकर 4.5 करोड़ मीटर रोजाना पर आ गया है। 19 अप्रैल को जब हजारों की संख्या में यूपी बिहार के कामगार उधना रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए तो प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं खोखली साबित हुई। पुलिस और आरपीएफ ने भीड़ को कंट्रोल करने के नाम पर निहत्थे मजदूरों पर लाठियां भांजी। वायरल वीडियो में जनता बचने के लिए लोहे की जालियों के ऊपर से कूदती हुई नजर आ रही है। रेलवे अधिकारी अनुभव सक्सेना भले ही 6 स्पेशल ट्रेनों से 21,000 यात्रियों को भेजने और कतार टूटने पर मजबूरी में बल प्रयोग की दलीलें दे रहे हों, लेकिन तस्वीरें सरकार के दावों का सच बयां कर रही हैं। उद्योग जगत 15,000 गैस सिलेंडरों की गुहार लगा रहा है, लेकिन सिस्टम सुस्त है। जब तक दिल्ली और गांधीनगर की सरकारें एलपीजी संकट का समाधान नहीं निकालती, इस तरह की तस्वीरें देश भर से आती रहेंगी, जो बेहद परेशान करने वाली है। मोदी के गढ़ में सबसे ज्यादा मुसीबत दिखाई दे रही है। वहीं पीएम मोदी का राष्ट्र को संबोधन भी उन पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। विपक्ष ने इसकी चुनाव आयोग से शिकायत की है। सवाल उठे हैं कि क्या पीएम का राष्ट्र को संबोधन चुनाव प्रचार था? विपक्ष अब इसे लेकर भड़का हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम हालिया संबोधन ने देश के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने इस भाषण को एक हताश और निराश नेता का एक राजनीतिक वक्तव्य करार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। आइए पहले सुन लेते हैं कि क्या बोला था पीएम मोदी ने। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने के बावजूद पीएम मोदी ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाया। कांग्रेस ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि सरकार सोमवार को संसद का सत्र बुलाकर 543 सीटों पर आरक्षण दे। भाजपा की महिला विरोधी भाजपा की मोदी सरकार को झुकाएंगे। महिला आरक्षण लागू होगा, आज होगा, अभी होगा, 543 सीटों पर होगा। इन 543 सीटों पर 35% आरक्षण होगा। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी को घेरा। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने कहा, 29 मिनट के संबोधन में 58 बार कांग्रेस का नाम लिया गया। हर तीसरे सेकंड में मोदी जी कांग्रेस की माला जप रहे थे। ये डर अच्छा लगा कि मोदी जी आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या आपको यह डर है कि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी? क्या आप पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार को टैग करते हुए पोस्ट किया, यह राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं बल्कि एक चुनावी संबोधन था। चुनाव आयोग इसे पीएम के चुनावी खर्च में जोड़े। वहीं राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इसे चुनाव प्रचार बताया। सिब्बल ने कहा, पीछे राष्ट्रीय ध्वज था लेकिन संबोधन एक भाजपा नेता का था। यह राजनीति का सबसे निचला स्तर है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्र के संबोधन में किसी दल की आलोचना करना मर्यादा के खिलाफ है। यानी देखा जाए तो कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी है। पार्टी का कहना है कि अगर पीएम मोदी की बातों में सच्चाई है तो वो आने वाले सोमवार यानी 20 अप्रैल को ही 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू करके विधेयक लाएं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी ने जिस सहानुभूति को हासिल करने की कोशिश की, विपक्ष ने उसे फेल कर दिया है। पीएम मोदी के संबोधन की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी विपक्ष ने बड़ा प्लान बनाया है। उनके खिलाफ एक बार फिर महाभियोग लाने की तैयारी है और इस बार उन कमियों को भी दूर किया गया है जो पहले प्रस्ताव में रह गई थी। यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ता अब बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल पर संसद में मिली जीत के बाद विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने में जुटा हुआ है।
विपक्षी दल एक बार फिर उन्हें हटाने के लिए संसद में नया नोटिस लाने की तैयारी कर रहे हैं। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल इस मुद्दे पर आपस में चर्चा कर रहे हैं और एक नए ड्राफ्ट पर काम शुरू हो चुका है। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, सपा और डीएमके शामिल है। इस मुद्दे पर चर्चा शुरुआती चरण में है और अंतिम फैसला लेने में कुछ समय लग सकता है। यानी विपक्ष एक बार फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तृणमूल कांग्रेस इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने में सबसे सक्रिय भूमिका निभा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ये कदम पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सामने आए विवादों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। इससे पहले भी अन्य राज्यों में इसी तरह के मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष इसे एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देख रहा है। आपको याद होगा, विपक्ष की ओर से ज्ञानेश कुमार को लेकर इससे पहले दिया गया नोटिस 12 अप्रैल को लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने खारिज कर दिया था। ओम बिरला और सीपी राधाकृष्णन ने नोटिस खारिज करते हुए विस्तृत कारण बताए थे। विपक्ष का मानना है कि उन कमियों को दूर कर नए सिरे से नोटिस दाखिल किया जा सकता है। खासतौर पर पहले नोटिस में कदाचार के ठोस उदाहरणों की कमी को एक बड़ी वजह बताया गया था। विपक्ष की ओर से ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब हाल ही में सरकार को संसद में बड़ी हार मिली है। महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक संसद में पास नहीं हो पाया, जिसे लेकर सियासी सरगर्मी अभी तक तेज है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेरने में विपक्ष पूरी ताकत से जुटा हुआ है। उन पर बीजेपी के हक में काम करने के आरोप लगते रहे हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इसे लेकर तीखे सवाल भी पूछे। इस बीच राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को घेरा है। तो क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। इस बीच बीजेपी और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के बीच टकराव देखने को मिला। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली जिले में चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर गरजी। उन्होंने बीजेपी पर सत्ता हासिल करने के लिए केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले शांतनु सिन्हा के घर ईडी की रेड पर ममता बनर्जी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो उस व्यक्ति के घर पर छापा मार रहे हैं जो मेरी सुरक्षा की देखरेख करता है। आपके इरादे क्या है? क्या आप मुझे मरवा कर बंगाल जीतना चाहते हैं? हमें हर रोज ईडी के छापों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव के दौरान अचानक आपको ये बात क्यों याद आ रही है? ममता का हमला यही नहीं रुका। मतदाता सूची में लगभग 7 लाख नए मतदाता जोड़े जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा। बता दें कि चुनावी माहौल के बीच पश्चिम बंगाल में उस वक्त हंगामा मच गया जब मतदाता सूची में लगभग 7 लाख नए नाम जोड़ने की खबर सामने आई। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक इनका उम्र या लिंग के आधार पर पूरा विवरण जारी नहीं किया, लेकिन एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने जरूर बताया है कि लगभग 3,22,000 नए मतदाता पहले चरण में वोट करेंगे, वहीं करीब 3,88,000 मतदाता दूसरे चरण में मतदान करेंगे। इस पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा, मैं ये साफ साफ कहना चाहती हूँ, यह आपकी साजिश है। आप और कितना अत्याचार करेंगे और कितना अन्याय करेंगे? आप और कितने वोटों की हेराफेरी करने की कोशिश करेंगे? इसके बाद आप एनआरसी लाएंगे। एक तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर ताबड़तोड़ हमले किए, वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने बंगाल के झारग्राम में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान टीएमसी को घेरा और उस पर बंगाल को बर्बाद करने का आरोप लगाया। लेकिन पीएम मोदी के आरोप ममता बनर्जी के हमलों के आगे फीके दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी टीएमसी के बीच जारी टकराव पश्चिम बंगाल चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। ममता ने बीजेपी के साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी सवाल किए। वहीं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को सभी 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और यही परिसीमन का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिखाई दिया है। अब स्टालिन ने एक बार फिर एनडीए पर तीखा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा है स्टालिन ने, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच तकरार तेज हो गई है। एक तरफ चुनावी मैदान में पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजियों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके के घोषणा पत्र में किए गए सभी कल्याणकारी उपायों, जिनमें प्रस्तावित 8,000 रुपए की घरेलू कूपन योजना भी शामिल है, इसकी घोषणा उचित वित्तीय परामर्श के बाद ही की गई है। पार्टी के सत्ता में बने रहने पर सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा। इसके अलावा एम.के. स्टालिन लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में उन्होंने बीजेपी पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया था, जिससे सियासत में खलबली मची हुई है।
स्टालिन के लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी पलटवार भी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, अगर एआईएडीएमके और बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य में भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। डीएमके में सत्ता एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। पहले करुणानिधि, फिर एमके स्टालिन और अब उनके बेटे को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। स्टालिन और शाह के बीच जारी इस तकरार पर अब जल्द ही फुल स्टॉप लगने वाला है, क्योंकि 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं और 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और बुलेटिन के आखिर में बात चाय वाले के सामने आई मुसीबत की। तो उत्तर प्रदेश में एक चाय वाला मुसीबत में फंस गया है और उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने सपा चीफ अखिलेश यादव को चाय पिलाई थी। इसकी तस्वीरें वायरल हो गई और उस चाय वाले को धमकियां मिलनी शुरू हो गई, जिस पर सपा चीफ का भी अब बयान सामने आया है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक कप चाय पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल 2 महीने पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव फतेहपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में एक दुकान पर रुककर चाय पी थी। दुकानदार का हाल चाल जाना था और अब दुकानदार पर अखिलेश यादव को चाय पिलाना भारी पड़ गया है। आरोप है कि चाय विक्रेता की दुकान पर हाल ही में फूड विभाग ने छापेमारी की और चाय का सैंपल लेकर कार्रवाई की, जिसे दुकानदार उत्पीड़न बता रहा है। उसका आरोप है कि पहले उसकी दुकान पर छापा पड़ा और फिर करीब 15-16 लोगों ने उसकी दुकान पर आकर अखिलेश यादव को चाय पिलाने के लिए उसे धमकाया। जी अभी 5-6 दिन पहले एक फूड इंस्पेक्टर अंकल आए हुए थे, जिनका नाम धीरज दीक्षित था। उन्होंने हमारी शॉप पे जाकर हमसे बोला आप अपना लाइसेंस दिखाइए। हमने अपना लाइसेंस दिखा दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप अखिलेश यादव को चाय पिला गुंडा बनते हो, आपकी दुकान सीज करने आए। मैंने कहा अंकल हमारा अपराध क्या? तो बोले आप चाय पिलाए बहुत बड़ा अपराध है। उसके बाद जैसे ही कैमरा चालू किया वीडियो बनाने के लिए, तो वो ये नहीं बोले, चुप हो गए। उसके बाद कह रहे हैं तुम एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, इसका कोई प्लान वो नहीं है, अलाउ नहीं है कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाएं, आपकी दुकान सीज की जाएगी। यही नहीं, चाय विक्रेता आर्यन का ये भी आरोप है कि उन्हें मारा पीटा भी गया और उनके साथ साथ उनके माता पिता को भी परेशान किया गया है। हाँ, मेरी दुकान जाते हैं, चाय लेते हैं, 15-16 लोग थे। चाय लेने के बाद वो चाय पी के चल दिए। मैंने उनसे पैसा मांगा तो वो सीधा मारने लगे। पहले गाली दिए कि अखिलेश यादव को चाय पिला गुंडा बनता है, उसके बाद सीधा मारने लगी और मुझे भी मारा, मेरे माता पिता और भाई बहन सबको मारा और मेरी दुकान का पूरा तोड़ फोड़ कर दिया उन लोग। ये मामला सामने आते ही अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब बीजेपी सरकार बताए कि पीडीए समाज के एक चाय वाले को पलायन पर मजबूर करने के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने आर्यन का साथ देने का वादा भी किया है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पीड़ित चाय वाले को बुलाया और उसे चाय बनाने के लिए 5 तांबे के भगोने दिए। साथ ही आर्थिक मदद के साथ साथ फर्जी मुकदमा हटवाने की बात भी कही। ये और लाना भी 2-3 इसके। कितने दुकान में थे तुम्हारे ऐसे? 4-5? तो चलो 4 देंगे हम लोग। 2 बड़े देने हैं। नहीं, ये और भारी वाले लाओ, और भारी लाओ। ऊपर ही आओ बेटा, दोनों लोग आओ, ऊपर आओ। आइए, समझ आइए। वहीं अब इस मामले पर बवाल मच गया है। आरोप लग रहे हैं कि ये सब बीजेपी के इशारे पर पूरी साजिश के तहत हो रहा है। वहीं अब ये विवाद कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।